नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं एक नया चैप्टर शुरू करती हूँ जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। आपको थोड़ा आइडिया दे देती हूँ कि अम्ल क्या होते हैं। आप सभी जानते हैं दैनिक जीवन में हम कोई ना कोई खट्टी चीज़ों का बारे में जानते हैं, उनका सेवन करे होते हैं, जैसे नींबू, संतरा, अचार, ठीक है, कच्चा आम जिसे पिकल बोलते हैं, और ऐसी बहुत तरह की चीज़ें जिनमें इमली होती है, आंवला होता है। ये सभी चूँकि इनका स्वाद खट्टा लगता है इसीलिए इन्हें हम अम्ल कहते हैं। इन सब में अम्ल कुछ मात्रा में होता है। एस्टिक एसिड जिसे हम सिरका कहते हैं, उनमें भी अम्ल होता है। क्षारक क्या होते हैं? जो स्वाद हमें कसैले या हल्के से कड़वे कड़वे नहीं कहेंगे, हम कसैला स्वाद बोलेंगे। जिन चीज़ों को खाने से हमें ऐसा स्वाद लगता है वो सारी चीज़ें क्षारक में आती हैं। ये दोनों अम्ल और क्षारक होते हैं। अम्ल और क्षारक की क्रिया को अगर मिला दिया जाए, या हम यूँ कह सकते हैं यदि अम्ल और क्षारक को मिला दिया जाए तो लवण और जल बनता है। लवण यानी साल्ट। अब हम बात करते हैं कि अम्ल और क्षारक की क्रिया से किस प्रकार से साल्ट बन सकता है। तो आपको एक दैनिक जीवन का एग्जाम्पल याद होगा, नमक। नमक जो कि साल्ट होता है वो किसकी क्रिया से बना होता है? नमक का सूत्र होता है NaCl मीन सोडियम क्लोराइड। इसके अतिरिक्त पोटेशियम क्लोराइड भी एक साल्ट ही होता है, लेकिन यहाँ बात हम नमक यानी सोडियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं। वो किसके किसके संयोग से बना होता है? वो हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस NaOH के संयोग से बना होता है। यानी NaOH यहाँ पे क्षार है, कास्टिक सोडा है, और HCl हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इनका संयोग जब मिला दिया जाता है तो हमारा NaCl मीन्स सोडियम क्लोराइड नमक बनता है। इस प्रकार से ये NaCl हमारा साल्ट है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, हम कैसे जानते हैं कि कोई तत्व खट्टा है, या फिर अगर हम उनका स्वाद ना टेस्ट करें तो हम कैसे जान सकते हैं कोई भी चीज़ अम्ल है या क्षारक है? क्योंकि हर एक चीज़ को हम टेस्ट करके नहीं जान सकते हैं। हर चीज़ें सभी चीज़ें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकती हैं। जैसे कि साबुन है, अब साबुन को हम खा के तो नहीं देखेंगे उसका स्वाद कैसा है। तो इस प्रकार से हम कैसे जान पाएंगे कि कोई भी चीज़ें अम्ल के रूप में कार्य कर रही हैं, क्षार के रूप में? इसके लिए हम सूचक का प्रयोग करते हैं, इंडिकेटर जिन्हें कहते हैं। प्रकृति में कुछ ऐसे इंडिकेटर होते हैं जिनका प्रयोग करके हम ये जान सकते हैं कि संभावित वस्तु अम्ल का कार्य कर रही है या क्षार का कार्य कर रही है। ये प्राकृतिक रूप से भी उपलब्ध होते हैं प्रकृति में, और इन्हें कृत्रिम रूप से भी बनाया जाता है। यदि प्राकृतिक रूप से सूचक की हम बात करें तो इनमें लिटमस पेपर होता है, हल्दी होती है, प्याज होते हैं, लौंग का तेल कह सकते हैं, और इस प्रकार से और कई प्रकार के सूचक होते हैं। कृत्रिम सूचकों में हमने लिटमस पेपर, फिनोप्टिलीन, मेथिल ऑरेंज, इस तरीके के रसायन होते हैं। इनका प्रयोग करके हम अम्ल और क्षारक के बारे में अलग अलग बता सकते हैं, क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करने पर एक अलग रंग देते हैं और क्षार के साथ क्रिया करने पर एक अलग रंग देते हैं। ठीक है, यहाँ अब हम थोड़ा सा मैंने आपको उसके आइडिया बता दिया है क्या होते हैं। लिटमस विलयन के बारे में लिखा हुआ है। ये विलयन बैंगनी रंग का विलयन होता है जो थैलोफाइटा समूह के लिचेन के पौधे से निकाला जाता है। देखिए, लिटमस का जो विलयन बना, लिटमस पेपर कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, लेकिन लिटमस जो विलयन होता है वो प्राकृतिक रूप से ही पाया जाता है। कैसे? थैलोफाइटा का जो लिचेन, जिसको कह सकते हैं जो ये ऐसे तरीके से कह सकते हैं, तालाबों वगैरह में जो किनारे लिचेन लगी होती है, जो हरी हरी ऊपर परत बन जाती है अधिकतर समूहों में। अधिकतर समय में जब वो तालाबों के ऊपर हरी काई, जिसको बोलते हैं, लिचेन मीन्स काई, वो हरी काई जो बन जाती है उसके पौधे से ये नीले रंग का, ये बैंगनी रंग का विलयन निकाला जाता है। इसी को लिटमस विलयन कहते हैं, और इसके साथ क्रिया करके फिर इसको पेपर के रूप में भी ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है, जिसे लिटमस पेपर कहते हैं। ठीक है, ना तो ये अम्लीय होता है ना ये क्षारकी होता है, लेकिन अम्ल और क्षारक के साथ ये अलग अलग प्रकार के रंग देता है, जिससे हम जान जाते हैं कि ये अम्ल है या क्षारक है। ठीक है, अब लिखा है तब जब यह लिटमस जब ना तो अम्ल होता ना क्षारकी, तब यह बैंगनी रंग का होता है। वैसे इसका रंग बैंगनी होता है, लेकिन अम्ल और क्षार के साथ मिलकर ये अलग अलग रंग देता है। जैसे अगर हम लिटमस पेपर को अम्ल में डुबो देंगे तो वो नीला ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि नीला उसका रंग है तो वो नीला ही रहेगा या बैंगनी ही रहेगा, लेकिन क्षार में वो लाल रंग का हो जाता है। तो हम जान जाते हैं कि अगर उसका रंग नहीं बदला है तो वो अम्ल है, लेकिन अगर उसका रंग परिवर्तित हो गया है तो वह जो भी विलयन है वो क्षारक है, मीन्स क्षार है या बेस है। अब हम समझते हैं अम्ल और क्षारक की कुछ रासायनिक क्रियाएं किस प्रकार होती हैं। आप जानते हैं हमेशा ही कि अम्ल बहुत प्रकार के, अम्ल कार्बनिक भी होते हैं और अकार्बनिक अम्ल भी होते हैं। कार्बनिक अम्ल वो होते हैं जिनमें कहीं ना कहीं कार्बन का समूह जुड़ा हुआ होता है, और अकार्बनिक अम्लों में कार्बन का समूह नहीं जुड़ा होता, जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे हम बोलते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और एसिटिक एसिड CH3COOH। इन दोनों में आपको अलग अलग अंतर समझ में आ रहा होगा। यहाँ अगर हम बात करें
ये दिए हैं आपको कई सारे ये अम्लों के प्रकार। इनमें आप देख रहे होंगे, तो जिनके साथ आपको कार्बन का समूह नहीं दिख रहा है वो सारे हमारे अकार्बनिक अम्ल हैं, और जिनके साथ कार्बन के समूह जुड़े हुए हैं वो सारे हमारे कार्बनिक अम्ल हैं। ठीक है, इन सबकी भी अपनी अलग अलग क्रिया होती है। आगे देखते हैं। अब इसमें लिखा है लाल एक्मस, नीलिस्मस, फिनोल्फ्थालीन और मेथिल और विलेन के साथ अपने अपने विलेन के रंग में परिवर्तन अलग अलग होते हैं। इनको करने के लिए हम अपना अलग अलग इनका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। यदि हमारे पास ये सारी चीज़ें उपस्थित हों तो कर सकते हैं। अब हम एक अपना घर पे एक इंडिकेटर बनाएंगे, सूचक बनाएंगे। ये हमारे पास कोई अन्य साधन ना हो, कृत्रिम भी ना हो, प्राकृतिक भी ना हो, तो हम घर पर ही घरेलू सामग्रियों से किस प्रकार से कोई सूचक बना सकते हैं। तो इसमें लिखा है क्रियाकलाप, ये आप करके देखें कि अगर बारीक कटी हुई प्याज के छोटे छोटे टुकड़े कर लें, उसको कपड़े के में बांधकर एक प्लास्टिक के थैले में लपेट कर कस कर बांधकर रात भर फ्रिज में रख दीजिए, और सुबह उसकी गंध लीजिए, और फिर उसके एक टुकड़े को एथिल विलयन के साथ या अम्लों के साथ या क्षारकों के साथ आप अलग अलग करके उसकी गंध के प्रयोग से आप जान सकते हैं कि अमुक वस्तु या अमुक विलयन जो है वो अम्ल है या क्षार है। ठीक है, इसी प्रकार से और कोई विलयन बन सकते हैं। हाँ जी, बन सकते हैं। थोड़ा सा वैनिला और उसमें लौंग का तेल मिलाइए, इनकी गंधों की जांच करिए, और इन दोनों में HCl और NaOH यानी अम्ल और क्षार के विलयन डालकर इनकी भी चेक करिए। इसके अतिरिक्त जो लौंग का तेल होता है वो भी एक अच्छा इंडिकेटर होता है, उससे भी समझ में आ सकता है। तो ये सारे घरेलू तौर पर इंडिकेटर के रूप में कार्य किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त हल्दी, जो कि आप जानते हैं, वो भी एक इंडिकेटर का कार्य करती है। आपने देखा होगा कि कभी अगर हल्दी पे या किसी कपड़ों पे हल्दी का दाग लग जाता है तब तो वो उसका वाइट पीला रंग रहता है, लेकिन जब उस पर हम साबुन घिसते हैं तब वो लाल रंग का हो जाता है। ठीक है, और दोबारा जब हम उस पर ब्लीचिंग पाउडर लगा देते हैं या ब्लीचिंग पाउडर से उसको धुल के साफ़ करते हैं तो फिर से वैसे ही पीला हो जाता है। तो इस प्रकार से हल्दी भी एक सूचक है जो अलग अलग तत्वों के साथ अलग अलग क्रिया करती है। जब उस पर हम ब्लीचिंग पाउडर यानी क्षार लगा देते हैं तो वो फिर से अपने पीले रंग में परिवर्तित हो जाती है, और अगर साबुन लगा देते हैं यानी क्षार लगा देते हैं तो वह लाल रंग में परिवर्तित हो जाती है, और अगर ब्लीचिंग पाउडर वगैरह लगा देते हैं तो वह पुनः अपने मूल रूप में आ जाती है। मीन्स जो हमने साथ में वो अम्ल डोज प्रयोग किया है। अब लिखा अम्ल और क्षारक धातु की सक्रिया कैसे करते हैं, यानी अम्ल को अगर हम धातु आपको बता चुके कौन कौन सी होती हैं। आवर्त सारणी में जो प्रथम और द्वितीय श्रेणी में जितनी भी धातुएं हैं, जितने भी तत्व उपस्थित हैं, वो सारे हमारे कहलाते हैं धातुएं। ठीक है, पूरी आवर्त सारणी में हालांकि जो प्रथम द्वितीय वर्ग है उसमें से प्रथम वर्ग की जो धातुएं हैं वो वर्ग ए की क्षारीय धातुएं कहलाती हैं, दूसरे वर्ग की क्षारीय मृदा धातुएं कहलाती हैं। इसके अतिरिक्त पूरी आवर्त सारणी में कुछ धातुएं भी हैं, कुछ धातुएं भी हैं, कुछ उपधातुएं भी हैं। तो इसमें यही बताया गया कि अम्ल और क्षारक धातुओं के साथ अलग अलग अभिक्रिया करते हैं। धातुएं आप जानते भी, मैंने दैनिक जीवन में बताया था आपको, लोहा, तांबा, कॉपर जिसको बोलते हैं, जिंक, सोना, चांदी, लेड, ये सारी धातुएं हैं। इनकी अगर हम अम्लों के साथ अभिक्रिया कराएं या क्षारकों के साथ अभिक्रिया कराएं तो क्या अंतर पड़ता है। इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप मन हो करके देख सकते हैं, अदरवाइज नहीं, मैं आपको सीधे रिएक्शन करके बताती हूँ क्या होता है। अम्ल और धातु की आप जब जब क्रिया कराएंगे तो एक साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये जो ऊपर वाला प्रयोग आप देख रहे हैं इनमें यही आपको बताया गया है कि प्रयोग करने के बाद ये जो आपको लग रहा है स्पार्क ऐसा बना हुआ, चमक बनी है, ये हाइड्रोजन गैस निकल रही है फट फट की आवाज़ के साथ में, ब्लास्टिंग जैसी आवाज़ इसमें निकल रही है। ये हाइड्रोजन गैस होती है क्योंकि ये फ्लैमेबल होती, ज्वलनशील होती, इसलिए तीव्रता से निकलती है। तो जब भी अम्ल और धातु की क्रिया होगी तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब आप कोई भी अम्ल ले सकते हैं अपनी इच्छा से। अगर मैंने, और इसी प्रकार से क्षार की धातु के साथ जब क्रिया होगी तो उस जो साल्ट बनेगा उसका सोडियम लवण बनेगा, समझ रहे हैं, सोडियम लवण या उस धातु का लवण बनेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। यहाँ पे एक क्षार का एग्जाम्पल दिया है NaOH। ये NaOH जो कि क्षार है, इसकी जिंक धातु के साथ अभिक्रिया कराई गई तो इसका सोडियम लवण बना है Na2ZnO2। ZnO2 यहाँ से निकल जाएगा और इसका Na2 भी जुड़ जाएगा, यानी जो लवण बनेगा ये सोडियम लवण बनेगा इसका, और प्लस हाइड्रोजन तो निकलेगी। तो एक कंडीशन यहाँ से पूरी क्लियर हो गई कि कोई भी अम्ल यदि किसी धातु के साथ क्रिया कर रही है, क्षार धातु के साथ क्रिया कर रही है, तो हाइड्रोजन तो निकल रही है। दूसरा आपको ये एक, हाँ, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करेंगे। धातु कार्बोनेट आप समझ रहे हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट धातु कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट NaCO3, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का एक CO2 या CO3 का एक मूल परमाणु जुड़ा होता है, अणु जुड़ा होता है सॉरी, धातुओं के साथ, वो कार्बोनेट होते हैं। और इसके अलावा यदि हम कहें
Na2CO3 तो ये धातु कार्बोनेट हो गया, और NaHCO3 धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। ये हम लोग के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, रिएक्शन देख लेते हैं सीधे। जैसे ये सोडियम कार्बन मैंने आपको अभी बताया, अगर ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, एक तो लवण बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। बस ये एक आप मोटी मोटी चीज़ें हमेशा याद रखनी है। कोई भी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जब अम्ल या क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ठीक है, फिर इसमें लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रभावित करने पर, वही बात हो गई ना। फिर देखिए ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी तो कह सकते हैं, नहीं यहाँ पे कौन सी रिएक्शन थी, हाँ इसमें ये बता रहा है कि इस रिएक्शन में नीचे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है, इसको अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूने के पानी में प्रवाहित करें तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, जिसे चूना पत्थर बोलते हैं। उसी का श्वेत अवक्षेप बन जाता है, प्रेसिपिटेट बन जाता है। और अधिक मात्रा में अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते तो वो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है, जो जल में विलय हो जाता है, इसलिए ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन दिखने लगता है। ठीक है, तो इसमें सिंपल एक रिएक्शन बता दी कि आपको मोटी मोटी कि धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जब भी अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे तो वो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाएंगे। ठीक, अब आगे समझते हैं अम्ल और क्षारक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया कैसे करते हैं, हमेशा याद रखिए कि जब भी एक अम्ल और एक क्षारक आपस में जुड़ेगा तो हमेशा लवण और जल ही बनाएगा, साल्ट और वाटर बनाएगा। और इसमें एग्जांपल एक प्रयोग दिया, आप मन उसको करके देखिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए, हम सीधे रिएक्शन ही देख रहे हैं। NaOH एक क्षारक है, HCl अम्ल है, इन दोनों की क्रिया कराई गई तो NaCl बना। मैंने आपको अभी भी एग्जांपल बताया था, नमक जो बनता है इसी क्रिया से बनता है और प्लस जल बनता है। ठीक है, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी क्यों बोलते हैं। जब भी एक अम्ल और एक क्षार आपस में क्रिया करेगा तो एक साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, और इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि इस रिएक्शन में जल बनता है और जल एक उदासीन होता है, तो उदासीन तत्व बनने की जो अभिक्रिया होती है वो उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें लिखा अम्लों के साथ धातु ऑक्साइडों की क्या अभिक्रिया होती है। अम्ल जो होते हैं धातु के ऑक्साइड, जैसे अगर हम बात करें कि जो HCl है एक अम्ल है, ये धातु के ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड CaO इसके साथ कैसे अभिक्रिया करेगा, इनके लिए भी रिएक्शन समझ लेते हैं। धातु ऑक्साइड जब अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये भी लवण और जल ही बनाएंगे। ठीक है, ये आप मोटा मोटा समझ लीजिए। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब अम्ल का अभिक्रिया कराएंगे तब भी लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एक अतिरिक्त तत्व बन रहा था, क्योंकि वो कार्बोनेट यानी उसका भी एक अणु तोड़ने में जो अलग से एक अणु टूटता था वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता था। यहाँ पर सिर्फ चूँकि धातु ऑक्साइड के साथ ही करनी है अम्ल की अभिक्रिया, तो लवण और जल ही बनेगा। ठीक वैसे ही जैसे कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनता है। अब लिखा है क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड, एक चीज़ ध्यान रखना, अम्ल ने धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया की है, अम्ल पर लिखा धातु ऑक्साइड के साथ, तो क्षार अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो जैसे यहाँ पे एक मोटा मोटा चीज़ लिखिए, आप समझ सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि अधात्विक ऑक्साइड है, ठीक, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षारक है, इनकी अभिक्रिया जब कराई जाएगी तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लवण और जल बनेगा। सेम ही है, आप ऊपर भी देख रहे हैं एग्जाम्पल जो दिया हुआ है ऊपर में कि धातु ऑक्साइड जब अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो लवण और जल बनेगा। ठीक इसी प्रकार से अधात्विक ऑक्साइड जब क्षार के साथ अभिक्रिया कराएंगे ऑक्साइड प्लस क्षारक इज इक्वल टू क्या बनेगा, लवण प्लस जल। ठीक, क्षारकों के साथ भी यही अभिक्रिया होगी। अब इसमें एक प्रश्न दिया गया है, आप इस प्रश्न को मोटा मोटा समझ लीजिए, इसे दैनिक जीवन में भी याद रख लीजिए। केमिस्ट्री और साइंस हमारे दैनिक जीवन से ही संबंधित है, व्यवहारिक है। इसमें लिखा पीतल और तांबे के बर्तनों में दही और खट्टे पदार्थ नहीं रखे जाते। रीज़न पता है आपको? इसका रीज़न मोटा मोटा ये है, अभी आपने देखा कि धातु अम्ल के साथ क्रिया करने पे क्या बनाती है, हाइड्रोजन गैस निकालती है। ठीक है, साल्ट तो बनता ही है, लवण बनता है, लेकिन हाइड्रोजन गैस निकलती है, और हाइड्रोजन गैस चूँकि फ्लैमेबल होती है तो वो पात्र जल भी सकता है, धातु पिघल सकती है, समझ रहे हैं, फिर दिक्कत हो सकती है बहुत ज़्यादा। इसलिए यही कारण है
क्योंकि पीतल और तांबा ये दोनों धातुएं हैं और इनकी जब भी किसी खट्टे पदार्थ यानी अम्ल के साथ क्रिया कराई जाएगी तो लवण तो बनेगा ही, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी जो कि फ्लेमेबल होती है, और अगर उसके ताप से, उसके टेम्परेचर से वो धातु पिघल गई तो अम्ल तो बाहर आ जाएगा, इससे हमारा हाथ भी जल सकता है। समझ गए? अब आगे देखते हैं सभी अम्ल और क्षारकों में समानताएं क्या हैं। कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं या कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो अम्ल और क्षारकों में समान होती हैं। क्या? एक इसमें लिखा है एग्जाम्पल्स, हम समझते हैं, देखें भाई इनका क्या एग्जाम्पल है। तो इस एग्जाम्पल को हम ज़्यादा समझने की कोशिश ना करें क्योंकि ये बहुत डीप में दिया हुआ है और शायद ना समझ में आ पाए आपको। ठीक है, हाँ, मैं आपको जो मोटा मोटा बता रही हूँ ये कि अम्ल और क्षारकों में जो सबसे बड़ी समानता है वो ये है कि ये दोनों जल में घुलकर आयन देते हैं। समझ रहे हैं आप? मीन्स ये दोनों विद्युत के सुचालक होते हैं, अम्ल और क्षारक, यानी इनको जब भी इनका जलीय विलयन बनाया जाएगा तो हमको आयन मिलते हैं और उन्हीं आयनों के सहयोग से जो कि विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बैटरी को चार्ज करने में सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जैसे प्रबल अम्लों का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वो जल में घुलकर आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, और चूँकि आयन ही विद्युत चालन के लिए आवश्यक उत्तरदायी होते हैं। इसी प्रकार से अगर क्षार का भी ऐसे देखा जाए कि क्षार का जलीय विलयन बनाया जाए तो वो भी जल में OH आयन देता है। ठीक है, और OH आयन कहीं ना कहीं से अम्ल का H+ आयन ले ही लेगा जल बनाने के लिए। इसके अतिरिक्त उसको कहीं ना कहीं से किसी धातु से या किसी अन्य तत्व से मिलकर H+ या हाइड्रोजन आयन तो मिल ही जाएगा। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अम्ल और धातुएं दोनों जल में घुलकर आयन देते हैं जो कि विद्युत चालन के लिए आवश्यक हैं। आयन मीन्स इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए दोनों विद्युत के सुचालक होते हैं। आगे समझते हैं जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक का होता क्या है। क्या अम्ल केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं? इसकी जांच करें। अम्ल जो है जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करती हैं वैसे भी। तो इस प्रयोग को थोड़ा समझ लेते हैं। तो इसमें लिखा है 166 1 ग्राम NaCl लो, ठीक है, ले लिया। कुछ मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल डालो, ठीक है, डाल दिया। फिर देखा आपने क्या कोई गैस निकल रही है? हाँ, कोई गैस तो निकलती। अब आप सोच सकते हैं यहाँ पे कौन सी क्रिया होगी। NaCl के साथ हमने HCl डाला है, थोड़ा सा नहीं, H2SO4 लिखा, सल्फ्यूरिक अम्ल डाला है ना, तो NaCl + H2SO4। सोच सकते हैं आप क्या कौन सी गैस बनेगी। तो एक तो बनेगा HCl गैस, NaCl H2SO4। तो इसमें पहले देख लेते हैं बता क्या रही है। तो इस प्रकार उत्सर्जित गैस की सूखी और नम्र पर जांच करिए। क्या इलेक्ट्रोलिसिस का रंग परिवर्तित होता है? क्या आप बता सकते हैं क्या शुष्क HCl गैस HCl विलयन के बारे में आप क्या निष्कर्ष कर सकते हैं? तो आप अगर इस रिएक्शन को समझें, ये HCl गैस निकल रही, मैंने अभी आपको बताया था, इन दोनों की अगर रिएक्शन करा दी जाए NaCl + H2SO4 चेंजिंग इनटू, तो ये क्या बन जाएगा? Na2SO4 बन जाएगा, Na2SO4 बन जाएगा प्लस HCl, ये 2HCl बन जाएगा। ठीक, तो ये HCl गैस निकल रही है मेनली इसमें। फिर इसमें लिखा अगर जलवायु अधिक आर्द्र हो तो गैस को शुष्क करने के लिए आपको कैल्शियम वाली क्लोराइड से शुष्क नली से गैस प्रवाहित करना होगा। हाँ, ये हो सकता है। देखिए, ये ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि हो सकता है हम इस टेम्परेचर में करें जहाँ पे काफ़ी वायुमंडल में नमी होगी, तो वहाँ पे नमी ज़्यादा होगी परख नली में भी, तो HCl कम मात्रा में बन पाएगी, इसलिए आपको थोड़ा परख नली को सूखा करने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए आप कह रहा है कैल्शियम क्लोराइड वाली शुष्क नली से गैस प्रोवाइड करें क्योंकि वो नमी सारी सूख लेगी परख नली की, तो जो गैस निकलेगी वो पूरी क्लियर दिखाई पड़ेगी हमको। नेक्स्ट है, उपयोग से स्पष्ट होता है कि जल की उपस्थिति में HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं, जल की अनुपस्थिति में HCl से हाइड्रोजन आयन पृथक नहीं हो सकते। मैंने वही बताया ना आपको कि अम्ल को अगर हम जल में घोलेंगे और उससे जलीय विलयन बनाएंगे तो ही सिर्फ उससे आयन बन सकते हैं, अदरवाइज उससे, क्योंकि आयन बनने के लिए हाइड्रोजन आयन या आयनों का अलग होना आवश्यक है, और सिर्फ जल में ही शक्ति होती है कि वो अम्लों को उनके पृथक पृथक भागों में तोड़ सकता है, मीन्स उनके बीच की बॉन्डिंग को तोड़ के उनको अलग अलग उसके अवयवों में बांट सकता है। जल का विद्युत स्थिरांक काफ़ी ऊंचा होता है। ये कह सकते हैं कि जल के अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि वो अन्य सभी बॉन्डिंग को तोड़ सकता है। तो इसीलिए जलीय विलयन में इनके हाइड्रोजन आयन मिल जाते हैं, इसलिए कहते हैं जलीय विलयन ही अम्लों का सुचालक होता है, गलीय अवस्था या इसकी ठोस अवस्था नहीं। ठीक है, अब थोड़ा मेन पॉइंट पे आते हैं। सभी क्षारक, ये मेन इंपॉर्टेंट है, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते तथा जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। इनका स्पर्श साबुन की तरह होता है, स्वाद कड़वा होता है, प्रकृति क्षारक होती है। इनमें कभी भी छूना चखना नहीं चाहिए क्योंकि हानिकारक होते हैं। कौन से क्षारक है? ये एक बात आपको सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे मिल गई है कि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते, यानी जो क्षारों को जल में या घोलने पे वो पूरी तरीके से सॉल्युबल हो जाए, घुल जाए, सिर्फ उन्हीं को हम क्षार कह सकते हैं।
बाकी सारे क्षारक हैं। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला? यहाँ से निष्कर्ष ये निकला कि क्षारक तो सभी हैं, यानी सभी क्षार जो हैं वो तो क्षारक हो सकते हैं, यानी जितने भी जल में घुले हैं उनमें क्षारक वाली प्रॉपर्टीज़ तो होगी ही, लेकिन जितने क्षारक हैं उनमें जल में घुलने वाली प्रॉपर्टीज़ ये जरूरी नहीं। इसलिए कह सकते हैं कि सभी क्षार क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते, यानी सभी क्षारक जल में घुलते नहीं हैं, इसलिए सभी क्षारक क्षार नहीं होते। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको आज के लिए इतने ही बताना चाहिए। एकदम से इतना समझ पाना भी अब मुश्किल होगा। आप समझिए मैंने जो आपको बताया है, फिर उसको समझने की प्रैक्टिस करने के बाद रिवाइज करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए उससे संबंधित कहीं से भी प्रैक्टिस पेपर से या क्विज वगैरह से क्वेश्चन सॉल्व करिए। जितना आपको समझ में आए आप समझ जाएंगे कि आपका नॉलेज कितना इम्प्रूव हुआ है, कितनी चीज़ें आपको समझ में आई, कितनी नहीं। अगर नहीं समझ में आई है तो आप फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। आगे का बचा हुआ चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। ठीक है, आप प्रैक्टिस के साथ बने रहिए।